नमस्कार, मेरा नाम है मनीष। हर दिन की तरह बिहार राज्य में एक और सुबह होता है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से एक आदेश आता है। टीचर साहब तैयार होता है और टैबलेट लेकर निकल पड़ता है और सबके दरवाजे दरवाजे दौड़ते हुए पूछने लगता है कि आपकी धर्म क्या है, जाति क्या है, आपकी इनकम क्या है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं बिहार राज्य में जाति आधारित जनगणना के बारे में। पहली बार जाति आधारित जनगणना की मांग 2019 में हुआ था। पहले 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा में सभी पार्टी के सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर एक दिन आता है 23 अगस्त 2021, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा के 10 राजनीतिक पार्टियों ने सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना की मांग करते हैं, जिसमें जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, एमआईएमआईएम, वीआईपी एंड हम पार्टी के नेता शामिल थे। इस डेलीगेशन से मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन देता है कि इससे संबंधित मुद्दा सभी राज्य के साथ बात करके तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लंबे समय से जाति आधारित जनगणना की मांग करते रहा है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मांग के प्रति हिचकिचाते रहे हैं। लेकिन इसके मांग की प्रतिक्रिया के प्रति कांग्रेस को भी अपना रुख बदलना पड़ा और बीजेपी स्टेट यूनिट को भी इसके समर्थन में आना पड़ा। आगे चलकर 1 जून 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पार्टी के एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें सर्वसम्मति से तय किया जाता है कि इस पे आगे बढ़ना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप 2 जून को जाति आधारित जनगणना बिहार कैबिनेट का समर्थन पाता है और इसके लिए 500 करोड़ के फंड दिए जाने का घोषणा किया जाता है। जाति आधारित जनगणना 2 फेज में किए जाने थे। पहला फेज 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच होता, जबकि दूसरा फेज अप्रैल 15 से मई 15 के बीच किए जाने था। लेकिन जनगणना के आधा काम पूर्ण हुआ ही था कि कुछ वर्ग इस पर संवैधानिक आपत्ति जताते हुए पटना उच्च न्यायालय के दरवाजा खटखटाया और पटना उच्च न्यायालय ने इसे अप्रैल में कुछ समय के लिए स्टे लगा दिया। लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने अपने अगस्त 2023 के जजमेंट में इस स्टे को हटा दिया और जनगणना का कार्य फिर से 2 अगस्त को शुरू हुआ और 6 अगस्त को समाप्त हो गया। इस स्टे को हटाते हुए पटना उच्च न्यायालय ने कहा, हम राज्य की कार्रवाई को पूरी तरह से वैध मानते हैं, जो उचित क्षमता के साथ शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य न्याय के साथ विकास प्रदान कराना है। पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के 2 आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। पहला था सिटीजन प्राइवेसी से संबंधित मुद्दे, जबकि दूसरा था कि स्टेट के पास जनगणना कराने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए अपने शॉर्ट एफिडेविट में केंद्र सरकार ने कहा कि जनगणना कराने का अधिकार संविधान के 7वीं अनुसूची के संघ सूची के एंट्री नंबर 69 के तहत सिर्फ केंद्र सरकार के पास है और राज्य इस तरह के कार्य नहीं कर सकता है। इसके जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि यह कोई जाति आधारित जनगणना नहीं है, बल्कि एक गणना है जो स्टेट कर सकता है। इसी हलचल के बीच 18 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहता है कि वह बिहार सरकार को जाति सर्वेक्षण के संचयी डाटा और निष्कर्ष को प्रकाशित करने से नहीं रोक सकता, जब तक कि प्रथम दृष्टता किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन का मामला न हो। अब जाति आधारित जनगणना के बारे में जानते हैं। पहले समझते हैं कि जनगणना से संबंधित संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान क्या है। जनगणना एक्ट 1948 के तहत होम मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है और जनगणना से संबंधित विषय संविधान के 7वीं अनुसूची के संघ सूची के एंट्री नंबर 69 के तहत आता है, जिस पर केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार है। अब समझते हैं कि जाति आधारित जनगणना का इतिहास क्या रहा है। भारत में 1931 की जनगणना से पूर्व हर जनगणना में जाति आधारित आंकड़े प्रकाशित होते रहे हैं, जबकि 1941 की जनगणना में भी जाति आधारित आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इसे प्रकाशित नहीं किया गया। आज़ाद भारत की जनगणना यानी 1951 से लेकर 2011 तक की जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए जाते रहे, लेकिन अन्य जाति से संबंधित आंकड़े को प्रकाशित नहीं किया जाता था। बिहार की जाति आधारित जनगणना इस कारण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जाति के साथ साथ सामाजिक आर्थिक आंकड़े भी जुटाए गए थे। इस रिपोर्ट को 2 अक्टूबर 2023 को यानी गांधी जयंती के दिन पब्लिक किया गया था, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष सामने आया है कि बिहार राज्य की टोटल जनसंख्या 13.07 करोड़ है, जिसमें से 27.13% अदर बैकवर्ड क्लासेज, 36.01% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज, 19.65% अनुसूचित जाति, 1.68% अनुसूचित जनजाति और 15.52% अनरिजर्व कैटेगरी की जनसंख्या है। यह ध्यान देने योग्य है कि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या टोटल जनसंख्या का 63% है, जो कि मंडल कमीशन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 52% से कहीं अधिक है। इस गणना के साथ ही लगभग सभी राज्यों में जाति आधारित गणना के लिए मांग उठने लगा है। साथ ही इस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 9 अक्टूबर को 3 अनाउंसमेंट किया, जिसमें से पहला है जिस भी राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां पे जाति आधारित जनगणना किया जाएगा और एसटी, ओबीसी और एससी की जनसंख्या को सही अनुमान लगाया जाएगा। दूसरा है
संसद में विधान के माध्यम से ओबीसी, एससी और एसटी के 50% सीलिंग कोटा को बढ़ाना है, जो कि इंदिरा साहनी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। और तीसरा और अंतिम है कोटा विथ इन कोटा की बात, यानी महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन करना, जिसमें अलग से ओबीसी महिला के लिए आरक्षण के निर्धारित करेगा। सभी पक्ष को देखते हुए कुछ लोगों ने इसे मंडल 2.0 के राजनीति के शुरुआत के तौर पर भी देखते हैं। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।